ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मॉर्फोलॉजीज ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर ग्रेडिंग्स। हमने देखा कि हमने एस्ट्रोसाइटोमा की 4 इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग्स की थी कि ग्रेड 1 में पालोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा आता है, ग्रेड 2 में डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा आता है, ग्रेड 3 में एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा आता है और ग्रेड 4 में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में आता है। हमने ये भी बात की कि ग्लायोमाज विच आर ब्रेन पेरेन्काइमा ट्यूमर्स दे आर सीन इन 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। एक तो एस्ट्रोसाइटोमाज होते हैं, ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमाज होते हैं, एपेंडाइमोमाज होते हैं। ऑल दीज आर कंसिडर्ड ग्लायोमाज, ठीक है। और अगर हम ग्लायोमा की बात करेंगे तो उसी के अंदर हम एस्ट्रोसाइटोमा को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, और ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा को भी और एपेंडाइमोमा को भी। तो हम ग्लायोमा बोलें या इनमें से कोई एक बोलें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो जो हमने एस्ट्रोसाइटोमा की एक क्लासिफिकेशन की थी ग्रेड 1 2 3 4 में, वही हम ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा पर भी और एपेंडाइमोमा पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने ये बात की थी जो क्लासिफिकेशन है किस चीज़ पर बेस कर रही है, ये चीज़ पर बेस कर रही है कि वहाँ पर न्यूक्लियर एटीपिया कितना है, वहाँ वास्कुलर प्रोलिफरेशन कितनी हुई है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ माइटोसिस कितना है, और वहाँ पे नेक्रोसिस की अमाउंट कितनी है। तो इसी को बेस बनाकर हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ट्यूमर्स की डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 1 इज़ द डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा। अब मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी सबके जो लाइक एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है या हमें आने चाहिए, ठीक है। डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा इज़ द ग्रेड 2 या सेकंड ग्रेड ऑफ ग्लाइकोमा और एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 तो ये कि ये नॉर्मली सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे होंगे। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है, वो सुप्राटेंटोरियल होता है। तो मतलब कि ये मोस्टली किसको अफेक्ट कर रहे होंगे, डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा मोस्टली एडल्ट्स को अफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सुप्राटेंटोरियल मोस्टली एडल्ट्स में होते हैं। सिम्टम्स इसके वही होते हैं जो हर एक ट्यूमर के होते हैं, हर एक ब्रेन ट्यूमर के होते हैं, दैट इज सीजर्स, हेडेक्स एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल साइट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो सीजर, हेडेक एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये 3 सिम्टम हमें हर एक में नजर आएंगे मोस्टली, ठीक है। अच्छा, देन इसकी ग्रुपिंग है ग्रेड 2 डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा है, ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, ग्रेड 4 ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है जो हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। और ग्रेड 1 कौन सा होता है, पालोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इसकी प्रोग्नोसिस बुरा होता रहता है। मॉर्फोलॉजी कैसी होगी ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा की या डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा की, तो हमें कैसा मिलेगा, हमें पोरली डिफाइंड ग्रे इन्फिल्ट्रेटिव मैस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इतना ये होता है इन्फिल्ट्रेटिव कि हमें नॉर्मल टिश्यू और ट्यूमर के दरमियान में कोई डिमार्केशन नज़र नहीं आती है, एंड इवन वे अवे फ्रॉम द ट्यूमर लीजन हमें इसके सेल्स मिल रहे होते हैं, वहाँ पर भी इन्वेड किए होते हैं, इसलिए इसकी रिजेक्शन के बाद का प्रोग्नोसिस मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है। एनीवे, डिस्क्रीट मैस नहीं बनाता, इन्फिल्ट्रेटिंग मैस बनाता है। इट कैन बी फर्म और सॉफ्ट एंड जेलाटिनस एंड इट कैन ऑल्सो हैव सिस्टिक डिजनरेशन, ठीक है। और हमें कई एरियाज़ में ये फर्म एंड वाइट मिलता है, कई एरियाज़ में हमें ये अच्छा, ये तो होगी ग्रेड 2 वाली फॉर्म की ना, जो कि हमने डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा की बात की कि फॉर्म में सॉफ्ट हो सकता है, जेलाटिनस हो सकता है और सिस्टिक डिजनरेशन पाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो ग्लायोब्लास्टोमा है उसमें हम ये देखते हैं कि फर्म एंड वाइट भी होता है, सॉफ्ट एंड येलो भी होता है, एंड उसमें तो सिस्टिक डिजनरेशन और हेमरेज भी हो सकता है। तो सिस्टिक डिजनरेशन के साथ जब हेमरेज आ जाए तो वो मोस्टली हमें ग्लायोब्लास्टोमा या ग्रेड 4 में मिलता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली हमें ग्रेड 2 में हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकली हमें माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लायल सेल न्यूक्लियाई मिलेगा, न्यूक्लियर नंबर बड़ा होगा मतलब एनसी रेशो बड़ी होगी। प्लियोमॉर्फिज्म भी होता है सेल्स का, ठीक है। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी हमें मिलता है, इसमें न्यूक्लियर एबनॉर्मल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम जो सीनस ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी में देखेंगे दैट इज जी फैप। जी फैप क्या होता है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन मोस्टली एस्ट्रोसाइट के प्रोसेसेस में होते हैं। अगर वहाँ पे हमें ये प्रोटीन नज़र है जो कि डेफिनेटली एसिनोफिलिक स्टेन करेगी क्योंकि ये प्रोटीन है, तो वहाँ पर हमें हमें इस तरह से ना उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। एक ना फिब्रिलरी सी पैटर्न बनाती है प्रोटीन, तो हमें बैकग्राउंड में अगर फिब्रिलरी सा पैटर्न नजर है तो हमें पता चल जाता है कि ये जी फैप पॉजिटिव एसिडिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो एनाप्लास्टिक जो कि ग्रेड 3 एस्ट्रोसाइटोमा है उसमें, ग्रेड 3 में और ग्रेड 2 में क्या डिफरेंस होगा कि जो ग्रेड 3 है उसमें हमें डेंसली सेलर सेल ज़्यादा होंगे, प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी सेल्स की, और एनसी रेशियो ज़्यादा इंपेयर्ड होगी, माइटोटिक फिगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो ग्लायोब्लास्टोमा और एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा मतलब 4 और 3 में क्या डिफरेंस है कि नेक्रोसिस का एलिमेंट भी आ जाए। ग्रेड 3 में क्या था कि जस्ट प्लियोमॉर्फिज्म ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी सेल्स की, और साथ में माइटोटिक फिगर ज़्यादा थे, जबकि जब नेक्रोसिस का कंपोनेंट भी बीच में आ जाए तब हम उसको एनाप्लास्टिक या ग्रेड 3 एस्ट्रोसाइटोमा में कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बात होगी। इसके अलावा एक तो नेक्रोसिस का एलिमेंट नज़र आ रहा है, साथ में हमें सर्पिजिनस या स्नेक लाइक बैंड्स ऑफ नेक्रोसिस मिलते हैं विद पैलिसेडेड ट्यूमर सेल्स अलोंग द बॉर्डर। मतलब कि जैसे
एरियाज ऑफ नेक्रोसिस है ना, ठीक है, बैंड ऑफ नेक्रोसिस बना। और ये पैलिसेडिंग पैटर्न हम कहते हैं कि प्रॉपर लाइंस बनी होती हैं सेल्स, ट्यूमर सेल्स की इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम ट्यूमर सेल्स की लाइंस मिलेंगी। पैलिसेटेड पैटर्न में दरमियान में सर्पिजिनस बैंड ऑफ नेक्रोसिस होंगे, ठीक है। ये ग्रेड 3 का कैरेक्टरिस्टिक है। देन ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा भी अनदर फॉर्म है ग्लायल सेल ट्यूमर की या ग्लायोमा की, और इसमें हमें न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स मिलती हैं, सीशंस वगैरह मिलते हैं। और ये भी अगेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ट्यूमर है, तो उसमें क्या हमें नज़र आएगा, इसमें भी हमें नज़र आएगा कि ये एडल्ट से मोस्टली इफेक्ट कर रहा होता है। और ग्रेड 2 ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होगा जो कि थोड़ा वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जिसको हम डिफ्यूज़ भी कह सकते हैं। एंड ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक होता है जस्ट लाइक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। ये बात होगी। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो हमें पैलिसेडिंग पैटर्न हमने किस में देखा था अभी, वो डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा में मिल सकता है, उसकी उस फॉर्म में, एनाप्लास्टिक फॉर्म में। अच्छा, देन हमने अगर ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा को देखना तो अगेन जो ग्रेड 2 होगा वो थोड़ा वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में मिलेगा हमें। अगेन वो भी जस्ट लाइक द एस्ट्रोसाइटोमा जिलेटिनस होगा, ग्रे मैस होगा। इट कैन हैव फोक सिस्ट, इट कैन हैव फोकल हेमरेज, इट कैन हैव कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एस्ट्रोसाइटोमा में नज़र नहीं आया था। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में हमें ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में हमें क्लासिफिकेशन का पॉइंट भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमने देखा कि जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है ये कैसा होता है, ये शीट्स ऑफ रेगुलर सेल्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। और रेगुलर सेल्स की शीट में रेगुलर स्फेरिकल न्यूक्लियाई नजर आते हैं। एंड दे कंटेन अ फाइनली ग्रैनुलर क्रोमेटिन, ठीक है, जैसे नॉर्मल सेल्स। हमें लग रहा है नॉर्मल सेल्स हैं लेकिन वो शीट्स में अरेंज हुए होंगे। अच्छा, और जो सेल्स है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है एंड देन वी हैव रेगुलर राउंडेड न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द ना एक हैलो होगा साइटोप्लाज्म का, तो हमें फ्राइड एग से अपीयरेंस मिलती है, ये देखें इस तरह की, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ग्रेड 2 ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा का, ये बात भी होगी। और कैल्सिफिकेशन एज अ टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल्स ट्यूमर के, ठीक है। अच्छा, और जैसे ग्रेड बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली सेल्स की डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर एनाप्लेजिया बढ़ेगा, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी होगी, और माइक्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा तो नेक्रोसिस भी हो जाएगा। और जी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, मिड लाइन ग्लायोमा। अच्छा, मिड लाइन ग्लायोमा एक ब्रेन स्टेम का ट्यूमर है। हमने अभी तक हमने ब्रेन स्टेम का कोई ट्यूमर पढ़ा नहीं है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये मिड लाइन ग्लायोमा भी अगेन एक ग्लायल सेल का ट्यूमर है, और ये ब्रेन स्टेम से राइज करता है या स्पाइनल कॉर्ड से राइज करता है। और ये एक ब्रेन स्टेम का ट्यूमर है, मतलब कि इंफ्राटेंटोरियल, मतलब ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करेगा, ये बात भी हमने पढ़ ली यहाँ पर, ठीक है। और थैलेमस से भी राइज कर सकता है अलॉन्ग विद ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन इज़ द पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जो कि एक ग्रेड 1 एस्ट्रोसाइटोमा है, ठीक है। और ये करेक्टरिस्टिक है कि बच्चों को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये अच्छा, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा लोकेटेड कहाँ होता है, सेरिबेलम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था ना कि बच्चों में इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये मिड लाइन ग्लायोमा। उसी तरह पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा बच्चों में होता है, और ये अगेन इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर क्योंकि कहाँ से राइज करे, सेरिबेलम से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अच्छा, और एक बिनाइन ट्यूमर है, ग्रेड 1 है तो मतलब बिनाइन ही होगा ना, ये बात पता चल गई हमें। अच्छा, जिसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ग्रेड 1 है, इसकी मॉर्फोलॉजी में सिस्टिक एरियाज मिलेंगे, और जो सिस्ट होंगी इस ट्यूमर की, जो सिस्ट बनेगी उनका म्यूरल नोड्यूल होगा, दैट इज़ वॉल ऑफ द सिस्ट में हमें एक नोड्यूल मिलेगा। तो सिस्टिक लेजन, सॉरी, सिस्टिक ट्यूमर हैविंग अ म्यूरल नोड्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, ये पॉली कह रही हूँ, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, तो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, सिस्ट और म्यूरल नोड्यूल याद रखना है। इसके अलावा हमें ना इसमें बायोपोलर सेल्स मिलेंगे जो कि नॉर्मल न्यूरोनल सेल्स होते हैं विद लॉन्ग थिन हेयर लाइक प्रोसेसेस, जो कि G5 पॉजिटिव है। पहले हमने क्या देखा था, एस्ट्रोसाइटिक प्रोसेसेस को हम देखा था कि वो G5 पॉजिटिव थे। इसमें भी कुछ बायोपोलर सेल्स होते हैं जो कि जिनके प्रोसेसेस क्या होते हैं, G5 पॉजिटिव। तो इसमें हमने चीज़ देखने के अलावा रोजनथाल फाइबर्स होते हैं इसमें, योसिनोफिलिक ग्रेनुलर बॉडीज़ होती हैं, और माइक्रोसिस्ट होती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये अपने याद रखने हैं। ये एस्ट्रोसाइटोमा हमने बात कर ली। अच्छा, एपेंडाइमोमा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वेंट्रिकुलर सिस्टम का हमें पता है कि उसको लाइन कर रहे होते हैं एपेंडाइमल सेल, तो उससे डिराइव का हो रहा होता है, उससे रिलेटेड है। और उसका बस यही है कि इसकी मॉर्फोलॉजी में हमने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस एक, अच्छा, फाइब्रोमाटोसिस का वर्ड जहाँ भी आ जाए, मतलब कि फाइब्रोमाटोसिस मीन्स मैनी, सिस का जब वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है मैनी। तो जब मैनी ट्यूमर्स ब्रेन में प्रेजेंट हो, मैनी एरियाज़ को अफेक्ट किया हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स में, तब हम उसको न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन जब एज अ टोल्ड कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन को अफेक्ट करें तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में क्लासीफाई हम कर देते हैं।
और कहा गया कि जब न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हुई होगी तो बीच में एपेंडाइमोमा भी मिल सकता है। एनीवे एपेंडाइमोमा का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस केस में ना हमें रोजेट्स या कनाल्स के अपीयरेंस मिलती है। इसमें होता क्या है कि एम्ब्रोलॉजिकली ना एक एपेंडाइमल कनाल होता है ब्रेन में, ठीक है। एपेंडाइमल कनाल के जो लॉन्ग उसके इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं उनके लॉन्ग प्रोसेसेस उस कनाल के अंदर पड़े होते हैं, लाइक इस तरह से। एनीवे तो उसको हम एक रोजेट फॉर्मेशन कहते हैं, ये कनाल की फॉर्मेशन कहते हैं। तो एपेंड बस इतना पता होना चाहिए कि एपेंडाइमल ट्यूमर्स की मॉर्फोलॉजी में हमें रोजेट्स या कनाल्स मिलते हैं, ठीक है। और समटाइम्स हमें डिफरेंट वेजल्स के अलॉन्ग ये रोजेट्स बने हुए मिलते हैं, तब उनको स्यूडो रोजेट्स कहते हैं। जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वो वेजल्स के अंदर जा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ द एपेंडाइमल कनाल्स इटसेल्फ, तब उनको स्यूडो रोजेट्स कहते हैं, ठीक है। तो रोजेट्स, कनाल्स एंड स्यूडो रोजेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट एपेंडाइमल ट्यूमर्स, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन कुछ न्यूरोनल ट्यूमर्स होते हैं जो कि न्यूरोनल सेल्स से डिराइव्ड होते हैं, और हम न्यूरोनल ट्यूमर्स का तब कहेंगे जब वो उन ट्यूमर सेल्स के ऊपर न्यूरोनल मार्कर्स प्रेजेंट हो, दैट इज साइनेप्टोफिजिन या न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें मोस्टली सीजर्स मिलते हैं, और न्यूरोनल ट्यूमर्स मोस्टली लो ग्रेड होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और सुप्राटेंटोरियल इंफ्राटेंटोरियल ये तो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये किनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा इसको रीड नहीं दिया। लेकिन इसकी एग्जांपल में ना न्यूरोनल ट्यूमर के एग्जांपल पूछे तो DNET होता है, डिस एम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है। DNET डिस एम्ब्रियोब्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि ये एक न्यूरोनल ट्यूमर की टाइप है, ठीक है। इसके अलावा गैंग्लियोग्लायोमास भी एक न्यूरोनल ट्यूमर की टाइप है। गैंग्लियोग्लायोमास एंड DNET आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोनल ट्यूमर, बस इतना बताना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ एम्ब्रियोनल या प्रिमिटिव ट्यूमर्स भी होते हैं जो बेसिक सेल्स ऑफ द या न्यूरोएक्टोडर्म से राइज कर रहे होते हैं, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू यू कैन से डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल लीनिएज, लेकिन ये प्रिमिटिव भी रह सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिमिटिव एम्ब्रियोनल ट्यूमर या एम्ब्रियोनल न्यूरोप्लाज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मेडुलोब्लास्टोमा। अब मेडुलोब्लास्टोमा को सुन के हमें ये लगे जैसे शायद मेडुला से राइज कर है या ब्रेन स्टेम से राइज कर, बट मेडुलोब्लास्टोमा राइजेज फ्रॉम सेरिबेलम, और सिंस ये इंफ्राटेंटोरियल है तो अगेन ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होगा। अच्छा, ये बात होगी। देन स्मॉल राउंड सेल्स इसमें होते हैं, और ये कि 20% ऑफ पीडियाट्रिक एज में हमें ये ट्यूमर नज़र आता है। और हम ये देखते हैं कि इसमें हमें न्यूरोनल एलिमेंट्स भी पॉजिटिव मिल सकते हैं, ग्लायल मार्कर्स भी पॉजिटिव मिल सकते हैं, क्योंकि सिंस दे आर कंपोज ऑफ प्रिमिटिव सेल्स, तो वो न्यूरोनल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और ग्लायल सेल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये कि मेडुलोब्लास्टोमा इज़ हाईली रेडियो सेंसिटिव, इसकी मतलब रेडियोथेरेपी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों में तो मिड लाइन ऑफ द सेरिबेलम से राइज कर रहे होते हैं, अगर लेटरल पोर्शन से राइज करें तो मोस्टली हम अडल्ट में एनकाउंटर करते हैं। वेल सर्कमस्टेंस्ड होते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। लेकिन ये वेल सर्कमस्टेंस्ड होता है, ग्रे होता है, फ्राइबल होता है, और सरफेस की तरफ कई बार सेरिबेलम फोलिया की तरफ ही प्रोलिफरेट कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा और हमें क्या मिलता है, हमें ना शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल्स मिलेंगे। शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक स्मॉल ब्लू सेल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट मेडुलोब्लास्टोमा, क्योंकि ये स्मॉल सेल्स हमने स्टार्ट में हुआ था कि स्मॉल राउंड सेल्स की उसमें होते हैं, मॉर्फोलॉजी में होते हैं। इसके अलावा रोजेट फॉर्मेशन, अभी पीछे हम रोजेट्स पढ़ के आए हैं एपेंडाइमोमा में, उस तरह के रोजेट्स हम इसमें भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिमिटिव ट्यूमर सेल सराउंडिंग सेंट्रल न्यूरोपिल सेंट्रल जो ACF होता है उसको डिफरेंट सेल्स सराउंड कर रहे हैं, रोजेट बना रहे हो, बेसिक दरमियान नेक्रोसिस वो होते हैं, राउंड ट्यूमर सेल्स होते हैं, वो रोजेट हम कहते हैं, तो रोजेट्स बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है, हाँ मेनिंजियोमास आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी चलें इसी में कर लेते हैं। अच्छा, मेनिंजियोमा के बारे में एक हमने बात की कि मेनिंजियोमास आर मोर कॉमन इन एडल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा दीज आर द ट्यूमर्स ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है। और ये एरेक्नोइड मेनिंजोथेलियल सेल से डिराइव होते हैं, कहाँ से डिराइव होते हैं, ये एरेक्नोइड मेनिंगोथेलियल सेल से। बिनाइन ट्यूमर्स हैं, एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल सर्विस ऑफ ब्रेन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और जो अगर वेंट्रिकुलर सिस्टम से रिलेटेड होंगे तो ये कोरोइड प्लेक्सस के एरेक्नोइड सेल से अपना ओरिजिन ले रहे होंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस की बात की, अगर हमारे पास मेनिंजियोमा हो और साथ में 8 नर्व शाओनोमा हो, या जिसको हम एक्यूस्टिक न्यूरोमा कहते हैं, वो प्रेजेंट हो, या कोई और ग्लाइल ट्यूमर हो, जैसे हमने पीछे देखा कि एपेंडाइमोमा हो सकता है, ठीक है। तो कोई ग्लाइल ट्यूमर हो या 8 नर्व शाओनोमा हो और साथ में ये मेनिंजियोमा हो, तब हम उसको न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 कहते हैं, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। अच्छा, पीछे हमने एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स की बात की, हमने ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, सॉरी
एस्ट्रोसाइटोमा की बात की, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की बात की, दोनों की हमने एक ही डिवीजन की थी WHO के अकॉर्डिंग कि अगर ग्रेड 2 है तो डिफ्यूज़ होगा, ग्रेड 3 है तो एनाप्लास्टिक होगा, ग्रेड 4 है तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में होगा। लेकिन मेनिंजियोमा की ना थोड़ी डिफरेंट WHO की रीडिंग है। अच्छा, इसमें ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, 2 और 3 है। ग्रेड 1 में क्या आता है, ग्रेड 1 को हम सिंपली मेनिंजियोमा ही कहते हैं, ठीक है। ग्रेड 2 को हम एटिपिकल मेनिंजियोमा कहते हैं, और ग्रेड 4 को हम माय बैड, 1 मेनिंजियोमा है, 2 एटिपिकल मेनिंजियोमा है, यस, और ग्रेड 3 है एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमा, यस, ठीक है। तो ये इसकी हमने थोड़ी डिटेल्स देखनी है कि ये किस तरह से इसकी मॉर्फोलॉजी डिफर कर रही है बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्रेड्स। ग्रेड 1 इज़ मेनिंजियोमा, ग्रेड 2 इज़ एटिपिकल मेनिंजियोमा एंड ग्रेड 3 इज़ एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमा। समझ आ गई बात। अब 1 की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ग्रेड 1 है तो वेल डिफाइंड होगा, ड्यूरा बेस्ड होगा, और इट कैन कंप्रेस द ब्रेन, लेकिन इन्वेजन इसकी इतनी नहीं होगी, कंप्रेशन होगी लेकिन इन्वेजन नहीं होगी, ठीक है। और अच्छा, देन देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रेड 1 मेनिंजियोमा, ठीक है। नंबर 1 इज़ मेनिंगोथेलियल पैटर्न। मेनिंगोथेलियल पैटर्न में क्या होगा कि वर्ल्ड टाइट क्लस्टर ऑफ सेल्स नजर आएंगे विदाउट विजिबल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक गुच्छा सा बन जाएगा सेल का, वर्ल्ड टाइट क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, ट्यूमर सेल्स विदाउट इंटरवेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मेनिंगोथेलियल मेनिंजियोमा का। सेकंड इज अ फाइब्रोब्लास्टिक मेनिंजियोमा। उसमें क्या होगा कि एलोंगेटेड सेल्स होंगे विद अबेंडेंट कोलेजन डिपोजिशन, मतलब एलोंगेटेड से सेल्स हैं और अबेंडेंट उनके दरमियान में कोलेजन डिपोजिशन, दैट इज फाइब्रोब्लास्टिक मेनिंजियोमा। थर्ड इज ट्रांजिशनल मेनिंजियोमा। ट्रांजिशनल में हमें मेनिंगोथेलियल कंपोनेंट भी मिलेगा और साथ में फाइब्रोब्लास्टिक कंपोनेंट भी मिलेगा। देन फोर्थ इज स्मोमेटस मेनिंजियोमा। स्मोमेटस मेनिंजियोमा में दरअसल ना कैल्सिफिक कंक्रीशंस होती हैं, वर्ल्ड सी ना कैल्सिफाइड पर्ली वाइट कंक्रीशंस हमें नज़र आती हैं स्मोमेटस मेनिंजियोमा में, ठीक है, जिसको हम समोमा बॉडीज़ कहते हैं। और ग्रेड कह रही हूँ, टाइप 5 में सिक्रेटरी है, दैट इज़ PES पॉजिटिव इयोसिनोफिलिक मटेरियल हमें मिलता है, और ग्लैंड लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं 5th टाइप में, दैट इज सिक्रेटरी टाइप, और उसमें हमें PES पॉजिटिव इयोसिनोफिलिक मटेरियल मिल जाता है, मतलब कि वो ग्लैंड्स मतलब कुछ सिक्रीशंस उसकी बन रही होती हैं। तो 5 टाइप्स हैं किसकी, सिंपल ग्रेड 1 मेनिंजियोमा की। नंबर 1 वॉज meningothelial, number 2 was fibroblastic, 3 is transitional, 4th is somomatous and 5th is secretory. Then grade 2 is atypical meningioma, ठीक है। atypical meningioma को हम grade 2 meningioma कहते हैं। उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें माइटोटिक रेट हाई है, ठीक है। नंबर 2 पैटर्नलेस ग्रोथ है, NC रेशो ज़्यादा है, और नेक्रोसिस है, वो जो साइंस है ना हाई ग्रेड की, ठीक है। इसके अलावा एग्रेसिव लोकल ग्रोथ मिलती है, आपको उसमें इतनी लोकल ग्रोथ नहीं थी। और जैसे हमने उसकी 5 टाइप्स देखी है ना, वैसे एटिपिकल की भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज क्लियर सेल एटिपिकल मेनिंजियोमा एंड सेकंड इज कोडोइड एटिपिकल मेनिंजियोमा, ठीक है, क्लियर सेल एंड कोडोइड। थर्ड इज एनाप्लास्टिक और मेलिग्नेंट मेनिंजियोमा। उसका डिफरेंस क्या है एटिपिकल वाले से, कि एक तो ये कि इसमें माइटोटिक रेट ज़्यादा होगा काफ़ी, और दूसरा बस यही इंपॉर्टेंट है कि माइटोटिक रेट, वैस्कुलराइजेशन भी खैर हाई होती है। तो ये बात हमने कर ली। तो डिफरेंट इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने कर लिए हैं, बस बाकी मेटास्टेटिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जो पॉइंट्स रहेगा हम पैथोमा से कवर कर लेंगे, लेकिन ये सब बातें हमको एटलीस्ट पता होनी चाहिए।